एक दबंग महिला सीईओ जब पहली बार गांव जाती है तो उसे एक अजीब बात पता चलती है। छोटे से शहर में कई दुकानों के नाम उसके असिस्टेंट के सरनेम जैसे ही थे। इससे उसे शक होने लगता है कि 3 साल से उसके साथ काम करने वाला गरीब लड़का शायद एक छिपा हुआ अमीर ज्यादा है। हालांकि उसने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन एंड्रयू जैसे ही अपनी प्राइवेट कार से उतरा उसने अपना डरपोक रवैया बदल दिया। उसने न सिर्फ भारी सूटकेस हाई हील्स पहनी मार्गरेट की तरफ फेंक दिया, बल्कि जानबूझकर उसका हैंडबैग भी पानी में गिरा दिया। और हमेशा रौब झाड़ने वाली मार्गरेट इस वक्त बिना दांतों वाले शेर की तरह थी, जो गुस्से में तो थी पर कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि इसके बाद पानी से डरने के बावजूद उसे नाव से एंड्रयू के घर जाना था। जब वो आखिरकार डरते डरते अपनी मंजिल पर पहुंची तो सामने इतनी बड़ी हवेली देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पता चला कि एंड्रयू सच में एक अमीर घराने का लड़का है। हालांकि उसका पारिवारिक कारोबार पूरे देश में नहीं फैला था, लेकिन पूरे अलास्का में वो काफी मशहूर था। शुरू में एंड्रयू से हमेशा अपना पारिवारिक कारोबार संभालने के लिए कहा जाता था, पर वो तो एडिटर बनना चाहता था, इसलिए वो अपने पिता से झगड़ा करके भी अकेले न्यूयॉर्क अपना सपना पूरा करने चला गया। और मार्गरेट न्यूयॉर्क के सबसे मशहूर अखबार की एडिटर इन चीफ थी, इसलिए किस्मत से वो दोनों बॉस और एम्प्लॉय बन गए और वो 3 साल से ज्यादा समय से साथ काम कर रहे थे। लेकिन चाहे बात आदत की हो या जीने के तरीके की, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जब एंड्रयू सपनों में खोया होता था तब तक मार्गरेट अपनी रनिंग और रीडिंग शुरू कर चुकी होती थी। जब एंड्रयू ज्यादा सोने की वजह से हड़बड़ी में उठता था तब मार्गरेट आराम से नहाकर चैन से अपना नाश्ता कर रही होती थी। जब एंड्रयू भागते भागते ऑफिस पहुंचता तो मार्गरेट भी ठीक उसी वक्त अपनी हाई हील्स में बड़े रौब से अंदर आती। और मिलने के बाद दोनों कभी कोई दुआ सलाम नहीं करते थे, सिर्फ बॉस अपने एम्प्लॉय को हुक्म देती थी और एम्प्लॉय अपने बॉस की बात मानता था। लेकिन जल्दी जल्दी काम बताने के बाद मार्गरेट ने अजीब तरह से एंड्रयू को रोका, जो जाने ही वाला था, और उससे पूछा कि जूलियन कौन है। दरअसल ऑफिस आते वक्त एंड्रयू ने हमेशा की तरह मार्गरेट के लिए कॉफी खरीदी थी, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा वो एक कलीग से टकरा गया, जिससे सारी कॉफी उसके ऊपर गिर गई। मार्गरेट से डांट खाने से बचने के लिए उसने पहले एक महंगे बेसबॉल मैच का टिकट देकर दूसरे कलीग से एक साफ शर्ट ले ली। फिर उसने अपनी कॉफी मार्गरेट को दे दी। और कॉफी बेचने वाली लड़की जूलियन थी। वो हमेशा से एंड्रयू को पसंद करती थी, लेकिन आज जाकर उसने कॉफी के कप पर अपनी दिल की बात और फोन नंबर लिखने की हिम्मत की। पर उसे क्या पता था कि इससे इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। मजबूर होकर एंड्रयू को सच बताना पड़ा और उसने समझाया, मेरी कॉफी का टेस्ट आपकी कॉफी जैसा इसलिए है ताकि आज जैसी कोई गड़बड़ ना हो। मार्गरेट ये सुनकर बहुत खुश हुई। आखिरकार किसी एक ऐसा एम्प्लॉय पसंद नहीं आएगा जो स्मार्ट हो, दिमाग वाला हो और पहले से ही सब कुछ सोचकर चलता हो। इसके उलट जो लोग मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं और काम ठीक से नहीं करते, मार्गरेट ऐसे एम्प्लॉयज पर बिल्कुल रहम नहीं करती थी। इसलिए आलसी, नाकारा, काम से ज्यादा अफेयर में दिलचस्पी रखने वाले बॉब को बिना सोचे समझे नौकरी से निकाल दिया गया। ये बात बॉब को बर्दाश्त नहीं हुई और वो तुरंत भड़क गया। वो मार्गरेट पर चिल्लाने लगा कि वो सिर्फ काम करना जानती है, एक अकेली बूढ़ी औरत है जिसे न कोई प्यार करता है और न ही किसी को उसकी जरूरत है। अगर वो मर भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे इस तरह के ताने सुनने की आदत थी। इसलिए मार्गरेट को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने बड़े आराम से जवाब दिया, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी और फिर एंड्रयू से तुम्हारा वीडियो बनवाकर इंटरनेट पर डाल दूंगी। ये देखकर कि वो पूरी तरह चुप हो गया है, वो भी तुरंत वहां से चली गई और एक शब्द भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। फिर उसने एंड्रयू को वीकेंड पर ओवरटाइम करने को कहा ताकि वो बॉब के सारे ड्राफ्ट और फाइलें ठीक कर सके। हालांकि वीकेंड पर उसने अपनी दादी के 90वें जन्मदिन के लिए घर जाने का वादा किया था, लेकिन बॉस की बात न मानने की हिम्मत एंड्रयू में नहीं थी, इसलिए उसे घर फोन करके माफी मांगनी पड़ी। तभी मार्गरेट जैसे ही वो अंदर आई, एंड्रयू ने जल्दी से फोन काट दिया, लेकिन अगले ही पल फोन फिर से बजने लगा। पता चला कि बड़े बॉस मार्गरेट से मिलना चाहते थे। पहले तो मार्गरेट को लगा कि बॉस उसे प्रमोशन और सैलरी हाइक देने वाले हैं। आखिर उसने अभी अभी एक बहुत मुश्किल बड़े क्लाइंट को जो संभाला था, लेकिन उसे बताया गया कि उसे जल्द ही अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। दरअसल मार्गरेट कैनेडियन है और वीजा के लिए अप्लाई कर रही थी। इस दौरान उसे देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, पर उसने बड़े क्लाइंट के लिए चेतावनी नजरअंदाज की और फ्रैंकफर्ट चली गई। इसलिए उसकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और अगर उसे दोबारा अप्लाई करना है तो उसे कम से कम 1 साल के लिए अमेरिका छोड़ना होगा। और इससे भी बुरा ये कि एक बार निकाले जाने के बाद वो पब्लिशिंग हाउस में काम नहीं कर पाएगी। इस अचानक आई मुसीबत ने हमेशा शांत और काबिल रहने वाली मार्गरेट को एक पल के लिए घबरा दिया। लेकिन जब वो बॉस से बहस कर रही थी तभी एंड्रयू ने दरवाजा खटखटाया और काम की रिपोर्ट देने अंदर आ गया। अपने सामने बड़बड़ाते हुए इस आदमी को देखकर मार्गरेट के दिमाग में अचानक एक जबरदस्त आइडिया आया। फिर उसने एंड्रयू को अंदर आने का इशारा किया और फिर बहुत अजीब पर प्यार जताने का नाटक करते हुए उसे पकड़ा और कहा, हम शादी करने वाले हैं। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर एंड्रयू उलझन में होते हुए भी साथ देने लगा। लेकिन बड़े बॉस ने एक ही नजर में सच्चाई भांप ली। एंड्रयू एक अमेरिकी नागरिक है और अगर वो उससे शादी कर ले तो मार्गरेट को तुरंत ग्रीन कार्ड मिल सकता है। पर बड़े बॉस ने कुछ नहीं कहा, बल्कि तमाशा देखने वाले अंदाज में बोले, तो फिर तुम लोगों को जल्द से जल्द अपनी शादी को कानूनी रूप देना होगा। और फिर उन्होंने ये चौंकाने वाली खबर बिजली की तेजी से ग्रुप में भेज दी। इसलिए जब एंड्रयू मार्गरेट के साथ बाहर आया तो सभी कर्मचारियों ने उसे हमदर्दी, हैरानी और तारीफ जैसी अलग अलग नजरों से देखा। आखिर मार्गरेट कंपनी की जानी मानी डायन थी और उससे शादी करने के लिए बेशक बहुत हिम्मत चाहिए थी। बेशक सबसे ज्यादा उलझन में तो एंड्रयू ही था और होश में आने के बाद उसने साफ कह दिया कि वो मार्गरेट से शादी नहीं करेगा। पर मार्गरेट ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा और फिर बॉब मेरी जगह ले लेगा। तब वो सबसे पहले तुम्हें ही नौकरी से निकालेगा। तुम्हारी सालों की जी हुजूरी, मेरे लिए खरीदी कॉफी, मेरे साथ जागी अनगिनत रातें सब बर्बाद हो जाएंगी। तुम्हारा एडिटर बनने का सपना भी
बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए अपने लिए ही सही तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। वैसे भी जैसे ही मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा हम शादी तोड़ देंगे। इस तरह एंड्रयू मान गया और मार्गरेट के साथ इमिग्रेशन ऑफिस चला गया मंगेतर वीजा के लिए अप्लाई करने। लेकिन जैसे ही दोनों बैठे उनसे सख्ती से पूछा गया क्या वो मार्गरेट को निकाले जाने से बचाने के लिए ही मंगेतर होने का नाटक कर रहे हैं। एंड्रयू ये सुनते ही घबरा गया, पर मार्गरेट ने बिना घबराए कहा ये जरूर बॉब ने आपको शिकायत की होगी। आज सुबह ही मैंने उसे नौकरी से निकाला है, इसलिए वो नाराज होकर ऐसा कर रहा है। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, आप बस हमें बताइए कि आगे क्या करना है, हम तुरंत चले जाएंगे, आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। कर्मचारी वैसे भी ज्यादा काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया। सबसे पहले हम आप दोनों को अलग अलग करके इंटरव्यू लेंगे। हम ऐसे सवाल पूछेंगे जो सिर्फ असली कपल ही जानते हैं। दूसरा, हम आपके फोन रिकॉर्ड्स की जांच करेंगे, आपके पड़ोसियों और सहकर्मियों से पूछताछ करेंगे। अगर हमें मिले जवाब आपके जवाबों से अलग हुए तो मैडम आपको तो देश से निकाल ही दिया जाएगा। और सर आपकी हालत और भी बुरी होगी, आप पर $2.5 लाख का जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही आपको 5 साल के लिए जेल भी जाना होगा। इस धमकी से मार्गरेट डर गई कि कहीं एंड्रयू सच न बोल दे। हालांकि एक पल के लिए वो सच में हिचकिचाया, लेकिन आखिर में एंड्रयू ने हिम्मत करके कहा मार्गरेट और मैं बस 2 ऐसे बदनसीब लोग हैं जिन्हें प्यार नहीं करना चाहिए था, पर हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हमने अपने सहकर्मियों को पहले इसलिए नहीं बताया, सहकर्मी क्योंकि मैं जल्द ही एडिटर बनने वाली हूँ और डर था कि लोग कहेंगे कि मैंने गलत तरीका अपनाया है। मार्गरेट ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह फंसाया जाएगा, लेकिन वह अधिकारी के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे चुपचाप यह नतीजा भुगतना पड़ा। और अधिकारी ने भी सिर खुजलाया और अगला सवाल पूछा क्या तुमने इस रिश्ते के बारे में अपने माता पिता को बताया है। मार्गरेट ने कहा मेरे माता पिता बहुत पहले गुजर गए और मेरे भाई बहन भी नहीं रहे। एंड्रयू के साथ अपना रिश्ता और करीब दिखाने के लिए उसने यह भी जोड़ा कि एंड्रयू के माता पिता जिंदा हैं और इस वीकेंड हम उसके घर जाने वाले हैं उसकी दादी का 90वां जन्मदिन मनाने। लेकिन जब पूछा गया कि एंड्रयू का घर कहाँ है तो वह हकलाने लगी और बता नहीं पाई। खैर उसका दिमाग तेजी से चला और उसने बड़ी चालाकी से यह सवाल एंड्रयू पर डाल दिया। तब उसे पता चला कि उसका घर तो बहुत दूर अलास्का के सिटका में है। भले ही उसे प्लेन में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब मुंह से निकली बात वापस तो नहीं ली जा सकती थी। इसलिए इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकलते ही उसने हमेशा की तरह एंड्रयू को टिकट खरीदने और रहने खाने का इंतजाम करने का आदेश दिया। लेकिन एंड्रयू ने पासा ही पलट दिया। उसने न सिर्फ प्रमोशन की बात पूरी करने को कहा, बल्कि उसे सबके सामने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करने पर मजबूर किया। मार्गरेट को कभी किसी ने धमकी नहीं दी थी, इसीलिए पहले तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन बड़े काम के लिए छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए उसने गाड़ियों और लोगों से भरी उस व्यस्त सड़क पर घुटनों के बल बैठकर चेहरे पर मुस्कान लिए एंड्रयू को शादी के लिए प्रपोज किया। और एंड्रयू ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसने उसे उठने में मदद नहीं की। वह बेचारी अकेले ही मुश्किल से जमीन से उठी। जल्द ही अलास्का जाने का दिन आ गया। दोनों प्लेन में भी खाली नहीं बैठे, बल्कि इमिग्रेशन ऑफिस की सवालों की लिस्ट के हिसाब से एक दूसरे को अपनी जानकारी देने लगे। बदकिस्मती से मार्गरेट के पास एंड्रयू की आदतों को जानने के लिए सिर्फ 4 दिन थे। खुशकिस्मती से असिस्टेंट होने के नाते एंड्रयू मार्गरेट की पसंद नापसंद के बारे में लगभग सब कुछ जानता था। बस एक चीज उसे नहीं पता थी कि उसके शरीर पर टैटू क्यों है और आखिर क्या टैटू बनवाया है। वैसे तो मार्गरेट को इस निजी सवाल का जवाब देना चाहिए था ताकि इमिग्रेशन वाले पूछें तो बता सके, लेकिन उसने जानबूझकर बात टाल दी। यह देखकर एंड्रयू ने भी आगे नहीं पूछा। जल्द ही प्लेन अमेरिका के खूबसूरत नजारों के ऊपर से गुजरता हुआ अलास्का में सुरक्षित उतर गया। और प्लेन से बाहर निकलते ही एंड्रयू ने अपनी माँ और दादी को बैनर लिए हुए उसे लेने आते देखा। दादी भले ही 90 साल की हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से चुस्त और तंदुरुस्त थी। ये जानकर कि एंड्रयू आखिर अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया है, वह इतनी खुश हुई कि कई दिनों तक उनकी मुस्कान नहीं रुकी। जब तक उन्होंने मार्गरेट को नहीं देखा तब जाकर उनकी मुस्कान थोड़ी कम हुई, क्योंकि उनकी उम्मीद के मुताबिक उनके पोते की गर्लफ्रेंड को छोटा और प्यारा होना चाहिए था, न कि गुस्से वाले चेहरे वाली एक बड़ी उम्र की औरत। लेकिन माँ ने बहुत अच्छा बर्ताव किया और वह मार्गरेट के साथ बहुत प्यार से पेश आई और मार्गरेट को कभी किसी की परवाह नहीं रही। और वैसे भी वह एंड्रयू की असली गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका परिवार उसे सच में पसंद करता है या नहीं। इसके बजाय उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि जिस होटल में वे रुकने वाले हैं वह उसकी पसंद का है या नहीं। लेकिन उसे बताया गया कि होटल कैंसिल हो गया है और अगले कुछ दिन उसे एंड्रयू के घर पर ही रहना होगा। और तभी उसे पता चला कि एंड्रयू असल में एक बहुत अमीर खानदान का लड़का है। इतना ही नहीं, उसी रात एंड्रयू के परिवार ने 50 से ज्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर दोनों के लिए एक वेलकम पार्टी रखी। लेकिन पार्टी में जिस कपल को प्यार दिखाना चाहिए था वे दोनों लगातार लड़ झगड़ रहे थे। जब मार्गरेट एंड्रयू से पूछ रही थी कि वे सगाई की खबर कब सुनाएंगे, तभी उसके पिता अचानक एंड्रयू को एक तरफ ले गए और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अब तक कुछ नहीं कर पाया, अभी भी एक एडिटर का असिस्टेंट ही है और प्रमोशन के लिए वह अपने सबसे नफरत करने वाले बॉस के साथ सो भी गया। ये सुनकर एंड्रयू ने तुरंत जवाब दिया, अब मार्गरेट सिर्फ मेरी लीडर नहीं बल्कि मेरी मंगेतर भी है। इस बार वापस आकर मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये कहकर वो भीड़ के बीच में आ गया और जोर शोर से इस खबर का ऐलान कर दिया। उसी समय मार्गरेट, जिसे अभी अभी फल खिलाया गया था, उसने हैरानी में फल बाहर थूक दिया। फिर पास से आ रही पुकार सुनकर वो झिझकते हुए एंड्रयू के पास आ गई। इस तरह उन दोनों की झूठी शादी का प्लान कामयाबी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा चुका था। लेकिन अगले ही पल गॉसिप पसंद करने वाली माँ ने उनसे एंड्रयू के प्रपोजल की पूरी कहानी सुनाने को कहा। क्योंकि एंड्रयू झूठ बोलने में बहुत खराब था, उसने खुद ही सारी बात मार्गरेट पर डाल दी। और मार्गरेट, जो न्यूयॉर्क की सबसे काबिल एडिटर्स में से एक थी, उसने न सिर्फ मौके पर ही एक पूरी रोमांटिक कहानी बना ली, बल्कि उसे इतने उतार चढ़ाव के साथ सुनाया कि वो दिल को छू गई। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब ठीक हो गया है, तो दोस्तों और परिवार वालों ने उन्हें किस करने के लिए जोर देना शुरू कर दिया।
शक से बचने के लिए उन्हें अपनी शर्मिंदगी को दबाकर बस हल्के से एक दूसरे के होठों को छूना पड़ा। लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो बस खाना पूरी थी। मजबूरन उन्हें और गहरा किस करना पड़ा। पर इस किस ने अनजाने में दोनों के दिलों में एक हलचल पैदा कर दी। पर किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे बस करीब आने के बाद होने वाला एक छोटा सा रिएक्शन मान लिया। लेकिन एंड्रयू की माँ और दादी ने पीछे से थोड़ी मदद की और उन्हें एक ही कमरे में सुला दिया। लेकिन एंड्रयू ने एक जेंटलमैन की तरह खुशी खुशी बिस्तर मार्गरेट को दे दिया और खुद एक छोटा कंबल ओढ़कर जमीन पर सो गया। इतना ही नहीं, जब मार्गरेट अलास्का में दिन जैसी रात होने की वजह से सो नहीं पा रही थी तो उसने बड़ी समझदारी से रिमोट का इस्तेमाल करके कमरे के सारे पर्दे गिरा दिए ताकि सोने के लिए एक आरामदायक माहौल बन सके। अगले दिन फोन की तेज घंटी के साथ मार्गरेट की नींद खुली। पता चला कि न्यूयॉर्क में बैठे उसके सहकर्मी को एक मुश्किल काम के लिए तुरंत उसकी मदद चाहिए थी। लेकिन कमरे में सिग्नल बहुत खराब होने की वजह से उसे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो जल्दी से अपना कोट पहनकर बाहर बड़े से आंगन में आ गई। उसी समय दादी का नया गोद लिया हुआ पिल्ला भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया और मार्गरेट के आसपास ही घूमने लगा। शुरू में मार्गरेट, जो कुत्तों से थोड़ा डरती थी, वो बस चाहती थी कि पिल्ला थोड़ा दूर चला जाए। लेकिन तभी अचानक एक बाज आ गया और घास पर खेल रहे पिल्ले को उठाकर ले गया। ये देखकर मार्गरेट ने फौरन अपना फोन बाज की तरफ फेंका और उस बेचारे पिल्ले को बचा लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन उठाया और काम की बात करने के लिए तैयार हुई, वही जिद्दी बाज वापस आ गया और सीधे उसका फोन छीन कर ले गया। एक पल में ही उसका दिमाग खराब हो गया। उसने पिल्ले को उठाया और बाज से सौदा करने का फैसला किया। आखिर अगर फोन नहीं रहा तो वो अपने सहकर्मियों से संपर्क खो देगी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि दादी और माँ कमरे की खिड़की पर खड़े होकर खुशी खुशी उसकी हर हरकत देख रही थी। तभी एंड्रयू, जो अभी अभी सोकर उठा था, वो भी उन्हें देखने लगा। इसके बाद माँ के कहने पर वो मार्गरेट के पास आया। उसने बताया कि उसे तुरंत कपड़े बदलने होंगे और दादी और माँ के साथ बाहर घूमने जाना होगा। लेकिन घूमना फिरना मार्गरेट को सबसे नापसंद था, इसलिए उसने फौरन मना कर दिया। पर एंड्रयू ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें शहर ले जाकर नया फोन नहीं दिलाऊंगा। ये कहकर उसने प्यार से मार्गरेट को गले लगाया और उसके हिप्स पर थपथपाया। इस तरह वो अपने परिवार को दिखा रहा था कि वो दोनों सच में एक कपल हैं। और जिसे घूमना फिरना कहा जा रहा था, वो असल में आइलैंड के सबसे मशहूर बार में जाकर शराब पीना और परफॉर्मेंस देखना था। शुरू में मार्गरेट को लगा कि बार अच्छा होगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी और क्लासी होगी। लेकिन अगले ही पल बियर बेली वाला एक आदमी स्टेज पर स्ट्रिपटीज करने लगा और मार्गरेट को और भी अजीब तब लगा जब माँ ने उसके सिर पर टियारा पहनाते हुए उसे स्टेज पर धकेल दिया ताकि वो स्ट्रिपर के सेक्सी अटैक को झेल सके, जब तक कि तय की गई फोटो नहीं खिंच गई। उसे स्टेज से उतरने की इजाजत मिली। राहत की सांस लेने के लिए वो अकेले बालकनी में आया। तभी एक और लड़की बाहर आई। ये लड़की एंड्रयू की हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की गर्लफ्रेंड थी। दोनों का ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि उनकी चाहतें अलग थीं। एंड्रयू न्यूयॉर्क जाकर करियर बनाना चाहता था, जबकि लड़की घर रहना चाहती थी। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्हें अलग रास्ते चुनने पड़े। हालांकि उस लड़की ने बड़ी खुशी से मार्गरेट से कहा, तुम और एंड्रयू एक दूसरे के लिए बने हो, मैं तुम दोनों के लिए सच में खुश हूँ। लेकिन मार्गरेट जानती थी कि वो लड़की असल में आगे नहीं बढ़ी है, बल्कि वो अब भी एंड्रयू से बहुत प्यार करती थी। लेकिन सिर्फ नाम की गर्लफ्रेंड होने के नाते वो ये भी नहीं कह सकती थी कि मैं और एंड्रयू बस दिखावा कर रहे हैं, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। जैसे ही मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा हम तलाक ले लेंगे और तब तुम दोनों फिर से एक हो सकते हो। और न ही उसे जलन महसूस करने या बहस करने का कोई हक था, इसलिए वो बस मुस्कुराकर शुक्रिया कह सकी। कुछ देर बाद बार का इवेंट खत्म हो गया। राहत की सांस लेकर मार्गरेट जैसे ही घर लौटी, वो बाथरूम में चली गई ताकि अपने ऊपर से शैंपेन की महक धो सके। लेकिन वो तौलिया लेना भूल गई थी, इसलिए जब आसपास कोई नहीं था तो उसने बिना कपड़ों के ही बाथरूम का दरवाजा खोला। लेकिन पीछे पीछे आए कुत्ते ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया। जब उसने बड़ी मुश्किल से कुत्ते को बाथरूम के अंदर फुसलाया और जल्दी से मुड़ी तो वो सीधे एंड्रयू से टकरा गई, जो खुद भी पूरी तरह बिना कपड़ों के था। एक पल के लिए दोनों डरकर चीख पड़े और फिर जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए। दरअसल मार्गरेट के लौटने से पहले काम को लेकर एंड्रयू का अपने पिता से बड़ा झगड़ा हुआ था। वो बहुत परेशान था, इसलिए अपना वॉकमैन सुनते हुए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए आंगन में पागलों की तरह लकड़ियां काट रहा था। इससे उसे बहुत पसीना आ गया और उसे जल्दी से नहाना पड़ा। हालांकि जब मार्गरेट कमरे में आई थी तो उसने बाथरूम में कुछ आवाज की थी, लेकिन एंड्रयू के कानों में म्यूजिक बज रहा था, इसलिए उसे बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। और इस तरह गलतफहमी की वजह से दोनों एक दूसरे से टकरा गए। शायद एक दूसरे से इस तरह टकराना कुछ ज्यादा ही कामुक था। सोने से पहले एंड्रयू अब भी उसी के बारे में सोच रहा था, जबकि मार्गरेट थोड़ी असहज लग रही थी, इसलिए उसने तुरंत बात बदल दी और एंड्रयू से उसके पिता के साथ रिश्ते के बारे में पूछने लगी। जब एंड्रयू ने उसे दोबारा इस बारे में बात करने से सख्ती से मना किया, तब भी उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने पहली बार खुद से अपने बारे में बात करना शुरू कर दिया। मुझे हॉरर शो देखना पसंद है, फूल नहीं, क्योंकि फूल मुझे अंतिम संस्कार की याद दिलाते हैं। मैंने कभी वीडियो गेम नहीं खेला और मेरी पसंदीदा किताब वदरिंग हाइट्स है। बॉब ने मुझे घटिया कहा। मैं बाथरूम में देर तक रोई। मेरे शरीर पर सिगरेट का निशान है। 16 साल में मेरे माता पिता की मौत हो गई। ये सुनकर एंड्रयू कुछ देर चुप रहा। एक तो उसे अचानक मिली जानकारी समझने में वक्त लग रहा था, दूसरा वो हैरान था कि मैंने 1.5 साल से किसी आदमी के साथ रात नहीं गुजारी। उसने मजाक में वही बात दोहराई। इससे कमरे का उदास माहौल हल्का हो गया और दोनों के बीच की अजीब खामोशी टूटी। वे एक दूसरे के करीब आ गए। अगले दिन हमेशा की तरह मार्गरेट ही पहले जागी, लेकिन कल के मुकाबले आज कुछ अलग था। वो न सिर्फ एंड्रयू को उठने के लिए चिल्ला नहीं रही थी, बल्कि उसने उसे देखने के बाद अपना चेहरा संवारा और लिपस्टिक लगाई। जैसे ही वो आराम से दोबारा लेटने की तैयारी कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर अपनी माँ की आवाज सुनकर मार्गरेट को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत फर्श पर सो रहे एंड्रयू को जगाया।
फिर दोनों ने बिस्तर पर काफी देर तक अजीब हरकतें की ताकि वो एक प्यार करने वाले कपल की तरह गले मिलते हुए दिख सके। इसी बीच माँ, पिता और दादी एक एक करके कमरे में आ गए। फिर उन्होंने बड़ी बेसब्री और उत्साह से ऐलान किया, हमने फैसला किया है कि तुम दोनों कल ही शादी कर लो। दरअसल एंड्रयू से झगड़ने के बाद पिता को माँ से खूब डांट पड़ी थी। अपनी गलती सुधारने और अपने बेटे का दिल वापस जीतने के लिए उन्होंने शादी करवाने का ये प्लान बनाया। शादी करने की तरकीब सोची, पर उन्हें क्या पता था कि नेक इरादे से किया काम उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि अचानक होने वाली इस शादी के लिए मार्गरेट और एंड्रयू बिल्कुल भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। खासकर मार्गरेट, जिसे अचानक बहुत ज्यादा अपराध बोध होने लगा। भले ही वो खुद को समझाती रही कि ये सिर्फ एक सौदा है और खत्म होने पर सब पहले जैसा हो जाएगा। एंड्रयू का परिवार सच नहीं जान पाएगा, पर उसके मन की उथल पुथल जरा भी कम नहीं हुई जब तक कि वो साइकिल चलाकर उस सुनसान जंगल में नहीं पहुंची, जहां उसने अचानक अपनी दादी को सुबह की कसरत करते हुए देखा। और दादी के बहुत जोर देने पर वो भी उनके साथ शामिल हो गई और खुलकर नाची। एक जंगली डांस करके उसने कुछ देर के लिए अपने मन की उदासी को दूर कर दिया। ठीक तभी एंड्रयू उसे ढूंढता हुआ वहां आ गया और उसने मार्गरेट का एक अलग ही रूप देखा। इसके बाद दोनों ने हंसी मजाक करते हुए दादी को अलविदा कहा और नाव में बैठकर शहर आ गए, क्योंकि उनका ऑर्डर किया हुआ नया फोन आ गया था। पर जैसे ही उन्होंने फोन लेकर अपना काम खत्म किया और घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, मार्गरेट को उसकी माँ और दादी फिर से एक दर्जी की दुकान पर ले गई ताकि वो खानदानी शादी का जोड़ा उसके नाप का करवा सके। शुरू में मार्गरेट को बस थोड़ी झिझक हो रही थी। आखिर उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद किसी ने भी उसके लिए कपड़े नहीं बनवाए थे। पर जब दादी ने एक 150 साल पुराना पन्ना उसके गले में पहनाया और कहा कि वो उसे अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश है, तो उसके मन का अपराध बोध फिर से जाग गया और इस बार पहले से भी ज्यादा जोरदार था। सच बताने की इच्छा को दबाने के लिए दादी से अलग होने के बाद वो अकेले ही जल्दी से घाट पर आई और नाव पर इंतजार कर रहे एंड्रयू से मिली। फिर एंड्रयू के तैयार होने से पहले ही उसने, जिसे नाव चलानी नहीं आती थी, इंजन चालू किया और गहरे समंदर की ओर तेजी से बढ़ गई ताकि वो अपने मन की भड़ास निकाल सके। पर समंदर के बीच पहुंचकर उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया। शुक्र है कि एंड्रयू ने फुर्ती दिखाई और फौरन नाव को संभाल लिया, जिससे नाव पलटने और किसी के मरने जैसा हादसा नहीं हुआ। लेकिन अनहोनी तो होकर ही रही। जैसे ही मार्गरेट चिल्ला रही थी कि अगर दादी को सच पता चल गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया तो क्या होगा, एंड्रयू ने एक तेज मोड़ लिया और बिना सीट बेल्ट पहने वो समंदर में जा गिरी। खुशकिस्मती से एंड्रयू को जल्द ही गड़बड़ी का एहसास हो गया और उसने वक्त रहते उसे समंदर से बाहर निकाल लिया। कहते हैं ना, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। अभी अभी एक भयानक हादसे से गुजरे दोनों को घर पहुंचते ही पिता ने गुस्से में गोदाम में बंद कर दिया। पता चला कि इमिग्रेशन विभाग के लोगों ने खुफिया तौर पर जांच करके पता लगा लिया था कि उनके रिश्ते का मकसद नेक नहीं है, इसलिए वो खास तौर पर उन्हें ये धोखा बंद करने के लिए समझाने आए थे, वरना उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पर एंड्रयू ने शादी करने की ठान ली थी। मार्गरेट शुरू में तो योजना के मुताबिक चलने के लिए मान गई, पर अगले दिन शादी में उसने सबके सामने सच उजागर कर दिया। इसके बाद वो सबकी नजरों के सामने इमिग्रेशन विभाग के कर्मचारियों के साथ वहां से चली गई। जब तक एंड्रयू ने अपने दोस्तों और परिवार को शांत किया और उसे अपने दिल की सच्ची बात बताने की तैयारी की, तब तक वो जहाज पर बैठकर उस द्वीप से जा चुकी थी। उसने बस एक छोटा सा खत छोड़ा था जिस पर लिखा था, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम बहुत काबिल हो और किताबें चुनने में भी तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। मैं ये बात इसलिए नहीं मानती थी क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम जैसे काबिल असिस्टेंट को खो दूंगी, पर अब तुम अपनी प्रतिभा को खुलकर दिखा सकते हो और एडिटर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। इन बेजान शब्दों को देखकर एंड्रयू गुस्से से लगभग फट ही पड़ा, पर इसलिए नहीं कि उसके 3 साल बर्बाद हो गए थे, बल्कि वो इस बात पर गुस्सा था कि मार्गरेट उसे बिना बताए चली गई। दरअसल साथ में बिताए उन छोटे से 3 दिनों में एंड्रयू को जाने अनजाने में सच में उस मार्गरेट से प्यार हो गया था जिसने उसे पागल कर रखा था। लेकिन जब उसने अपनी भावनाओं को संभाला और उसे वापस लाने की तैयारी की, तो उसके पिता ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। और इससे भी बुरा तब हुआ जब इस सदमे में दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। एंड्रयू ने ये देखते ही फौरन उन्हें अपने निजी विमान में बिठाया और निजी अस्पताल के लिए उड़ गया। उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा था और केबिन में सभी के चेहरे उतरे हुए थे। दादी ने तो अपनी आखिरी सांस तक एंड्रयू और उसके पिता को समझाया कि वे अब और न लड़ें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का सहारा बने। परिवार के कारोबार को और बड़ा बनाने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करें। इतना कहकर उन्होंने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही एंड्रयू को लगा कि दादी सच में उसे छोड़कर चली गई है, अचानक उन्होंने अपनी आंखें फिर से खोल दी। असल में वो शुरू से ही बीमार होने का नाटक करके बाप बेटे के बीच के झगड़े को सुलझाना चाहती थी और साथ ही हेलीकॉप्टर की मदद से एंड्रयू को एयरपोर्ट पहुंचाना चाहती थी ताकि वो जाने वाली मार्गरेट को वापस ला सके। लेकिन वो एक कदम पीछे रह गया। वहीं न्यूयॉर्क लौटकर मार्गरेट सबसे पहले अपना सामान पैक करने के लिए कंपनी आई, क्योंकि कुछ घंटों बाद उसे अमेरिका छोड़ना था। लेकिन तभी एंड्रयू हांफते हुए ऑफिस में दाखिल हुआ और सभी सहकर्मियों के सामने उसने मार्गरेट से अपने प्यार का इजहार किया। 3 दिन पहले मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें पाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करके बिना रुके यहाँ भागा चला आया हूँ। असल में जब हमने पहली बार किस किया, पहली बार तुम्हें टैटू के बारे में बात करते सुना, पहली बार एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, तब भी मैं अपने दिल की बात समझ नहीं पाया था। जब तक कि शादी वाले दिन तुम अचानक चली नहीं गई और मुझे अकेले हॉल में खड़ा छोड़ दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पसंदीदा इंसान को अमेरिका से बाहर निकाले जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए प्लीज पहले मुझसे शादी कर लो और फिर हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से जानेंगे। इस पल आसपास के सहकर्मी इस प्यारे से इजहार से इतने प्रभावित हुए कि सभी हैरान रह गए। बस मार्गरेट को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सच में ऐसे इंसान से प्यार कर सकता है जो अलग थलग रहती हो, जिसका स्वभाव अजीब हो, जो न तो नर्म दिल हो और न ही प्यारी, और तो और बहुत ज्यादा रौबदार और घमंडी भी हो। उसे क्या पता था कि एंड्रयू की नजरों में उसमें चीजों को संभालने की जबरदस्त काबिलियत तो थी ही, साथ ही उसका दिल भी बहुत नर्म और गहरा था। बस बचपन से प्यार की कमी के चलते उसे खुद को चोट से बचाने के लिए अपने चारों ओर एक सख्त कवच बनाना पड़ा। लेकिन अगर कोई उसके बाहरी रूप के पार जाकर उसके असली स्वभाव को देख ले तो उससे प्यार किए बिना रहना मुश्किल है।
हालांकि वो अब भी बहुत डरी हुई थी कि प्यार पाने के बाद उसे खो देगी, लेकिन इस जबरदस्त चाहत के सामने मार्गरेट ने आखिरकार अपनी हिचक छोड़ दी और एंड्रयू के साथ साथ खुद को भी खुशी पाने का एक मौका दिया। और इस तरह दोनों एक बार फिर प्रेमी प्रेमिका के तौर पर अमेरिकी इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचे। वहां उनका स्वागत उसी कर्मचारी ने किया जो पिछली बार मिला था, लेकिन फर्क ये था कि इस बार वो नाटक नहीं कर रहे थे बल्कि सच में शादी करना चाहते थे। द प्रपोजल एन फ्लेचर द्वारा निर्देशित एक फिल्म है जिसमें सैंड्रा बुलक और रायन रेनॉल्ड्स मुख्य भूमिका में हैं। यह 2009 में रिलीज हुई एक रोमांटिक फिल्म है। कनाडा वापस भेजे जाने से बचने के लिए पब्लिशिंग हाउस की बॉस मार्गरेट अपने नौजवान असिस्टेंट एंड्रयू को अपने साथ नकली शादी करने के लिए मजबूर करती है ताकि वो इमिग्रेशन की जांच से बच सके। हालांकि एंड्रयू बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए उसे इस समझौते के लिए हाँ करनी पड़ी। हैरानी की बात यह है कि 3 साल से साथ काम करने वाले ये दोनों, जो हमेशा एक दूसरे को नापसंद करते थे, एंड्रयू के होम टाउन अलास्का में 3 दिन साथ बिताने के दौरान अपनी दूरियां मिटाकर एक दूसरे को समझने लगे और उनमें सच्चा प्यार हो गया। इस वजह से मन में अपराध बोध लिए मार्गरेट ने शादी वाले दिन सच कबूल कर लिया और दुखी होकर वहां से चली गई। और एंड्रयू ने अपने परिवार वालों के कहने पर न्यूयॉर्क जाकर मार्गरेट से अपने प्यार का इजहार किया। दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपना लिया और इस तरह प्यार करने वालों की कहानी पूरी हुई। शायद कुछ लोग सोचें कि क्या 3 दिन में सच में किसी से प्यार हो सकता है? असल में प्यार ऐसा ही है जिसका कोई तर्क या नियम नहीं होता, वरना एक दूसरे से अलग लगने वाले पहली नजर का प्यार और वक्त के साथ होने वाले प्यार जैसी बातें नहीं होती। कुछ प्यार पहली नजर के आकर्षण जैसा होता है और कुछ प्यार साथ रहते रहते इतना गहरा हो जाता है कि उसके बिना रहा नहीं जाता। शुरू में एंड्रयू को मार्गरेट बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे वो अक्खड़, रौबदार और घमंडी लगती थी, लेकिन वो उसकी काबिलियत की इज्जत करता था, वरना वो उसकी बातें नहीं सहता। पैदा हुआ था, उसके अंडर 3 साल तक काम किया और अपने होम टाउन में साथ बिताए 3 दिनों में उसने उसकी जिंदगी का एक प्यारा पहलू देखा, साथ ही उसके पुराने जख्म और दिल की नरमी को भी महसूस किया। इसलिए उसे उससे प्यार हो गया। यानी एंड्रयू और मार्गरेट का रिश्ता जो देखने में 3 दिनों में बना, असल में वो 3 साल और 3 दिन का है। पहले 3 साल उन्होंने सहकर्मियों के रिश्ते से एक दूसरे की काम करने की काबिलियत को परखा, एक दूसरे की बुरी कमियों को जाना और वो एक दूसरे को स्वीकार और बर्दाश्त कर पाए। बाद के 3 दिनों में उन्होंने एक नए रिश्ते से एक दूसरे के वजूद की गर्माहट को महसूस किया। उनके दिलों में एक जुड़ाव और भावनाओं में एक तालमेल बना। ये कहा जा सकता है कि एंड्रयू और मार्गरेट का प्यार एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के सामने बिना कुछ छिपाए अपनी रूह का हर कोना खोल दिया है। उनके बीच कोई राज, कोई झूठा दिखावा या वो झूठ नहीं है जो रिश्ते को बर्बाद करता है। वे रूह से एक दूसरे को अपनाते हैं, सच्चाई से सामना करते हैं, जैसे 2 साफ नदियां मिलकर एक हो जाती हैं और आगे बढ़ती हैं। ये खुलापन भरोसे को जड़ देता है और समझ को पनपने का मौका देता है। भले ही आगे का रास्ता मुश्किलों भरा हो, वो यकीनन हाथ थाम कर उसे पार कर लेंगे। तो आज की फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ शार्क, आपसे अगली बार मिलने का इंतजार रहेगा।